बड़ा दिन था। महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बड़ा था, क्योंकि आज फैसला होना था यहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख के सियासी मुकद्दर का। यह फैसला होना था कि अनिल देशमुख गृह मंत्री रहेंगे या फिर इस पद से उनकी छुट्टी हो जाएगी। सबकी नजरें इस ओर थीं कि क्या अनिल देशमुख को पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे वो बेहद संगीन और गंभीर है। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सीधे सीधे परमबीर सिंह ने जो अनिल देशमुख पर आरोप लगाए उन्हें झूठा करार दिया। शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दरअसल परमबीर सिंह की चिट्ठी के मुताबिक सचिन वाजे अनिल देशमुख से मध्य फरवरी में मिले, यानी मिड फरवरी में। लेकिन शरद पवार के मुताबिक उस दरमियान अनिल देशमुख दरअसल अस्पताल में थे, उन्हें कोरोना हो गया था। 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक अनिल देशमुख अस्पताल में थे, कोरोना से संक्रमित थे, इसलिए मुमकिन नहीं है कि अनिल देशमुख सचिन वाजे से मिले हों। शरद पवार ने कहा उसके बाद यानी 16 तारीख से 27 तारीख तक अनिल देशमुख दरअसल होम क्वारंटीन थे, घर में एकांतवास में थे, इसलिए उसके बाद भी संभव नहीं है कि वो उनसे मिले हों। समय में ये एलिगेशन किया था, वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। शरद पवार के मुताबिक परमबीर सिंह झूठ बोल रहे हैं। परमबीर सिंह जब कमिश्नर थे तब उन्होंने ये आरोप क्यों नहीं लगाए, शरद पवार का इस सवाल था। शरद पवार ने कहा दरअसल उनकी कुर्सी चली गई, अब वो कमिश्नर नहीं रहे, इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बीच पलटवार किया, क्योंकि शरद पवार ने कहा था कि अनिल देशमुख को कोरोना हो गया था और वो अस्पताल में थे, तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अनिल देशमुख 15 तारीख को पत्रकारों और लोगों से मिल रहे थे। शरद पवार के सवाल पर बीजेपी ने जवाब दिया। अब यहां पेच इस बात को लेकर फंसा है कि परमबीर की चिट्ठी में यह बात पाटिल ने मानी है कि दरअसल सचिन वाजे अनिल देशमुख से फरवरी के मिड में मिले थे। सवाल यह है कि क्या फरवरी के मध्य में अनिल देशमुख सचिन वाजे से मिले थे या नहीं मिले थे, इसी पर अब चारों तरफ सियासत गरमाई हुई है। दरअसल इस बीच खुद अनिल देशमुख सामने आए। उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना हुआ था, मैं 5 तारीख से 15 फरवरी तक अस्पताल में था और उसके बाद मैं क्वारंटीन था 27 तारीख तक। लेकिन इसके पीछे का भी पेच है, वो आपको बताएंगे। नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। अब आपको बताते हैं इस कहानी में पेच कहां है। दरअसल अब तक जो बात कही जा रही है कि परमबीर के उस चैट में पाटिल के साथ यह कहा गया था कि फरवरी के मध्य में मुलाकात हुई थी सचिन वाजे और अनिल देशमुख की, बल्कि पेच और हकीकत यह है कि उस चिट्ठी में जो चैट अटैच किया है पाटिल के साथ परमबीर ने, वो चैट में पाटिल ये कह रहा है कि फरवरी के मिड में नहीं, यानी मध्य फरवरी में नहीं, बल्कि फरवरी के एंड में, फरवरी एंड में मुलाकात हुई थी सचिन वाजे और अनिल देशमुख की, जो कि अनिल देशमुख खुद स्वीकार कर चुके हैं कि 27 तारीख तक, फरवरी 27 तक वो होम क्वारंटीन थे, यानी घर पर थे, यानी 27 और उसके बाद वो निकले, इसलिए फरवरी के आखिर का जिक्र हो रहा है। अब सवाल यह है कि इस पूरे सियासी घटनाक्रम में आरोप प्रत्यारोप में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर। इस वक्त पूरे देश की निगाहें सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। एंटीलिया केस के बाद चारों तरफ अगर किसी खबर पर सबका जोर है तो सिर्फ वो महाराष्ट्र की सियासत, एंटीलिया केस, परमबीर सिंह और सचिन वाजे पर है। न सिर्फ मुंबई बल्कि इसकी धमक दिल्ली तक सुनाई दे रही है। दिल्ली की संसद में भी आज हंगामा हुआ। संसद में सांसदों ने दरअसल सवाल उठाया कि आखिर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, जो क्योंकि खुद अनुराग ठाकुर ने कहा कि महाराष्ट्र का जो वसूली कांड है ये कोई छोटी मोटी वसूली नहीं है, इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। देखिए जरा कैसे आज संसद में संग्राम हुआ। गृहमंत्री खंडणी मागायला लागले, म्हणजे कुंपण तेच खायला लागले। महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा। मुंबई में
पुलिस ने नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मुंबई में पुलिस ने इस सवाल का जवाब दीजिए। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र के सांसद ही नहीं, देश भर के सांसद, देश भर के माननीय सांसद इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो महाराष्ट्र में आरोप लगे वो बहुत गंभीर है और ये इनका दर्द मैं समझ सकता हूं, 0 आवर में उठाएंगे और महाराष्ट्र सरकार उस पर उचित कार्रवाई करे। सर वो होना चाहिए क्योंकि छोटा मोटा आरोप नहीं था, 100 करोड़ रुपया महीने की वसूली एक बहुत बड़े आरोप की बात थी। ये एक चिंता का विषय है। एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़ और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। जहां लोकतंत्र है वहां लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जिम्मेदारी भी सरकारों की है, लेकिन जब यह जिम्मेदारी शासकीय अधिकारी या पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग की नीलामी में बदल जाए तब ये विषय किसी राज्य का नहीं होता, ये देश का विषय बन जाता है। जिसको 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था उस एएसआई के समर्थन में शायद देश की पहली घटना होगी कि मुख्यमंत्री उसके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताते हैं कि वो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी है। बाद में 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी कोई और नहीं है, उनका ही पुलिस कमिश्नर है और ये वो पुलिस कमिश्नर है जिसकी तारीफ में बाकायदा सरकारी पत्र में लेख लिखे जाते हैं। और आज कह दिया गया कि नहीं कोई इस्तीफा नहीं होगा। क्या वजह है? गृह मंत्री से किसी तरह का डर है क्या कि गृह मंत्री कहीं ऐसा ना हो कि सारी बातें उजागर कर दे कि ये 100 करोड़ में से हिस्सा किस किस के पास जाता था। जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 7 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीज्वाइनिंग किस बेस पे की गई? जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है, बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहां से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। कि डीजी कक्षा का अधिकारी एक चिट्ठी लिखता है मुख्यमंत्री को और ये चिट्ठी में ये बताता है, ये जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उसने एक एपीआई कक्षा के अधिकारी को बुलाकर 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा है और इस अधिकारी को गृह मंत्री ये कहता है कि तुम 100 करोड़ की उगाही 1742 बार है, इसमें से जाके 100 करोड़ की उगाही लाके दो। तो मेरी आपसे सरकार से ये मांग है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए और महाराष्ट्र की सरकार को ताबड़तोड़ इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इंक्वायरी करने के बजाय वो लेटर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया अलग अलग तरह से दी है। जो नेक्स्ट आपको है 100 करोड़ रुपया एक पीआई को बोला जाता है, एपीआई को बोला जाता है वसूल करने के लिए, ये अति गंभीर बात है कि शायद गृह मंत्री जी ने बोला होगा कि अगर मेरा रिजाइन लिया तो मैं सारे नाम ले लूंगा, सबकी पोल खोल दूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारी ने चिट्ठी लिखने के पहले मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया और उप मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया। उसने मजबूर होकर के ये पत्र लिखना पड़ा और पत्र में बहुत ही गंभीर आरोप और ऐसे आरोप कि पूरा जो उसे लगता है ये बहुत ही पूरा का पूरा एक गिरोह बना था कि 100 करोड़ रुपया एक महीने के लिए उगाही करने का। और आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत में आए भूचाल के सूत्रधार की। दरअसल आखिर महाराष्ट्र की सियासत में जो हंगामा मचा है उसके पीछे बड़ी वजह है परमवीर सिंह की वो चिट्ठी। तो बात हम करेंगे परमवीर सिंह की। परमवीर सिंह कल रविवार होने की वजह से दिन भर घर पर थे, लेकिन परमवीर सिंह आज घर से बाहर निकले और अपने ऑफिस
पहुंचे। जी हां, वो अब डीजी होमगार्ड है, तो आज वो ऑफिस पहुंचे और आज का दिन इसलिए बड़ा था क्योंकि चिट्ठी बम फूटने के बाद आज पहला दिन था उनके ऑफिस जाने का। परमबीर सिंह ऑफिस तो पहुंचे। ऑफिस पहुंचने के बाद उन पर ताबड़तोड़ मीडिया ने सवालों की बौछार की, उनके चिट्ठी से जुड़े सवाल किए, लेकिन परमबीर ने क्या कहा यह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी है कि परमबीर सिंह ने दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि परमबीर सिंह को लग रहा है कि चिट्ठी में जो उन्होंने इल्जाम और आरोप लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच के लिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर अब परमबीर की याचिका है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। चिट्ठी बम पर परमबीर की चुप्पी। फडणवीस से दिल्ली मिले थे, फडणवीस सर क्या आप दिल्ली में मिले थे? फडणवीस से, फडणवीस सर आपके पर कई आरोप लगे। फडणवीस सर कुछ तो चाहते हैं, फडणवीस सर कुछ तो चाहते हैं, फडणवीस सर कुछ तो चाहते हैं। चिट्ठी बम के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे परमबीर। सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग। पहले चिट्ठी बम से महाराष्ट्र की सियासत में तूफान लाने वाले परमबीर अब सर्वोच्च अदालत की शरण में पहुंच गए। कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि देशमुख मामले की सीबीआई जांच की जाए। होमगार्ड विभाग में उनका तबादला अवैध है। इसके अलावा अफसर रश्मि शुक्ला ने जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर रिपोर्ट सबमिट की थी उसकी जांच भी की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, परमबीर सिंह ने अपील की है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी की जांच हो, ताकि सभी तथ्य हर किसी के सामने आए। वहीं इन सब के बीच परमबीर ने महाराष्ट्र होमगार्ड के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया। जब वो दक्षिण मुंबई स्थित होमगार्ड कार्यालय पहुंचे तो उन्हें मीडिया कर्मियों ने घेर लिया और उन पर लगे आरोपों को लेकर सवाल किया, लेकिन परमबीर ने चिट्ठी बम पर चुप्पी साधे रखी। फडणवीस से दिल्ली मिले थे, फडणवीस सर क्या आप दिल्ली में मिले थे? फडणवीस से, फडणवीस सर आपके पर कई आरोप लगे। फडणवीस सर कुछ तो चाहते हैं, फडणवीस सर कुछ तो चाहते हैं, फडणवीस सर कुछ तो चाहते हैं। दरअसल वाजे मामला सामने आने के बाद 17 मार्च को परमबीर का तबादला कर दिया गया था। इसके बाद परमबीर की एक चिट्ठी सामने आई थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अनिल देशमुख अपने घर पर सचिन वाजे के साथ लगातार बैठक कर रहे थे, जिसमें वाजे को 100 करोड़ कलेक्ट करने का टारगेट दिया गया था। देशमुख ने इन आरोपों का खंडन किया है। परमबीर की चिट्ठी सामने आने के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आ गया। बीजेपी हमलावर हो गई, देशमुख के इस्तीफे की मांग हो रही है, तो वहीं एनसीपी और शिवसेना के नेता देशमुख के बचाव में मोर्चा संभाले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब यह तो तय हो गया कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में अब आगे क्या होगा, इसलिए आज दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। सीएम उद्धव ठाकरे के बंगले वर्षा पर एक के बाद एक बैठकें होती रहीं। पहले उन्होंने कानून व्यवस्था, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर लॉ एंड जस्टिस की बैठक की। इसके बाद कांग्रेस के नेता मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे से। इस दरमियान खुद अनिल देशमुख से मिलने के लिए एटीएस चीफ पहुंचे। दरअसल मनसुख हिरेन की हत्याकांड में एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है, इसलिए उस रिपोर्ट के साथ वो अनिल देशमुख से मिलने पहुंचे। देखिए जरा दिन भर महाराष्ट्र में कैसा रहा बैठकों का दौर। एंटीलिया केस ने महाराष्ट्र की सियासत को हिला दिया है। दिन भर बड़ी बड़ी सियासी बैठकें होती रही। सरकार आगे कैसे बढ़ेगी, देशमुख पर आरोपों का जवाब कैसे देना है और महाराष्ट्र में विपक्ष के हमले का सामना कैसे करना है। सुबह उद्धव ने बुलाई कानून व्यवस्था पर बैठक। इस बैठक में लॉ एंड जस्टिस विभाग के अधिकारी पहुंचे। बड़ी बात यह थी कि इसमें गृह मंत्री अनिल देशमुख मौजूद नहीं थे।
महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि जो बैठक हुई उस बैठक में कांग्रेस नेता एच.के. पाटिल का यह कहना है कि इस बैठक में गृह मंत्री अनिल देशमुख का मसला उठा। यानी जो बैठक हुई उसमें सवाल किया गया कि अनिल देशमुख पर क्या किया जाना है। अनिल देशमुख गृह मंत्री के पद पर रहेंगे या फिर जो बीजेपी दबाव बना रही है कि वो इस्तीफा दे, ऐसा कुछ सरकार सोच रही है। क्या कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उसके बाद सरकार को कोई निर्णय, कोई फैसला जरूर लेना होगा अनिल देशमुख के ऊपर। उद्धव से मिले कांग्रेस के नेता अशोक चौहान और बाला साहब थोराट सीएम आवास वर्षा पहुंचे, जहां विपक्ष के हमले से निपटने पर चर्चा हुई। अनिल देशमुख से मिले एटीएस चीफ। इन मुलाकातों के बीच एटीएस के चीफ मुख्यमंत्री उद्धव के आवास के बगल में मौजूद देशमुख के आवास पहुंचे। एटीएस चीफ जयजीत सिंह ने अनिल देशमुख से मुलाकात की। संभव है कि मनसुख की हत्या की जांच एटीएस कर रही है, तो उससे जुड़ी रिपोर्ट उन्होंने अनिल देशमुख को दी। कि अनिल देशमुख के घर अब से कुछ वक्त पहले पहुंचे एटीएस के चीफ। तो बता दें कि एटीएस के डीआईजी जिन्होंने कल ये दावा किया था कि मनसुख हिरेन की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। 2 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया उसमें से एक शख्स ने जुर्म कबूल कर लिया है। खबर यह है कि अभी अभी एटीएस के डीआईजी यहां पहुंचे हैं गृह मंत्री के सामने। वो क्या रिपोर्ट सौंपने वाले हैं मनसुख मामले में, जो उनको जांच में ये मिला है कि किसी ने ये कबूल करा है, विनायक शिंदे ने, कि उसने ही हत्या की मनसुख हिरेन की। वो रिपोर्ट क्या वो रखने वाले हैं, ये सारी बातें अभी अभी आपको बताएं। तस्वीरें जरा दिखाइए। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये गृह मंत्री का ज्ञानेश्वरी बंगला है, जहां अभी अभी एटीएस के चीफ पहुंचे हैं और वो उन्हें बताने वाले हैं, दरअसल पूरी रिपोर्ट रखने वाले हैं। महाराष्ट्र की सरकार विपक्ष से निपटने की रणनीति बना रही थी, लेकिन विपक्ष गंभीर आरोपों पर हमलावर था। 16 महीनों के अंतराल में महाराष्ट्र की पुलिस की जो विशेष तौर पे मुंबई पुलिस की जो शौर्य की पराक्रम की गाथा रही है, परंपरा रही है, एक अलग छवि रही है। उस छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का दुस्साहस, दुष्कर्म महाराष्ट्र के 3 दलों की वसूली सरकार ने किया है। जो उनके ऊपर 100 करोड़ का जो आरोप हुआ है, ये बात काफी गंभीर है। इसलिए अनिल देशमुख जी ने जल्दी से जल्दी इस्तीफा देना ही चाहिए। 2 दिन हो गए इस पत्र के ऊपर मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं बोला। आज संसद में हमने ये मामला उठाते हुए कहा है कि गृह मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और ये मुख्यमंत्री की जवाबदेही है कि गृह मंत्री का इस्तीफा ले। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के सियासी विस्फोट से मुंबई से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा चढ़ गया है। सियासी तकरार अब अदावत बन चुकी है और सवाल महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से पूछे जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि परमवीर की चिट्ठी के बाद जो घमासान शुरू हुआ वो सियासत में कितना बड़ा तूफान लेकर आता है और इस सियासी तूफान में कितने सूरमाओं की बलि चढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मनसुख हिरेन हत्याकांड की, जो अब तक अबूझ पहेली बना हुआ था, लेकिन एटीएस की डीआईजी ने दावा किया कि ये पहेली उन्होंने सुलझा ली है। उसके बाद आज एटीएस को अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना था, तो वो 2 लोग जिनमें विनायक शिंदे और इसके अलावा बुकी शामिल हैं, इन दोनों को लेकर एटीएस आज उस जगह पर पहुंची जहां से मनसुख हिरेन की बॉडी रिकवर की गई थी। वहां ले जाकर इनसे सवाल जवाब किए। इसके अलावा एटीएस ने कुछ और जानकारी जुटाई है, वो मनसुख के घर से भी जानकारी जुटाई गई है, कुछ और सचिन वाजे से जुड़ी भी जानकारी है। देखिए जरा इस रिपोर्ट में आज मनसुख हिरेन हत्याकांड में कैसे एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। का मनसुख कनेक्शन, एक नहीं 5 जिंदा सबूत, चीख चीख कर दे रहे गवाही। मुंबई के विस्फोटक केस में 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। निलंबित असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे और मृतक कारोबारी मनसुख हिरेन। हम आपको एक एक सबूत के बारे में बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। पहले जरा तारीखों पर नजर डालिए। 25 फरवरी वाजे की स्कॉर्पियो में विस्फोटक। 26 फरवरी एक कार में दिखे वाजे और मनसुख। 27 फरवरी मनसुख और उसके भाई विनोद की बात का टेप। 5 मार्च पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचा था वाजे। 22 मार्च वाजे को 14 सिम देने वाला पकड़ा गया।
ये तस्वीर आपको अच्छी तरह याद होगी। 25 फरवरी को देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने के बाद मुंबई ही नहीं देश में हड़कंप मच गया। माया नगरी के पॉश इलाके में बीच सड़क पर जिलेटिन वाली कार छोड़ने की जांच हुई तो पता चला कि सचिन वाजे ने ही मनसुख की स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया। इस साजिश में अब तक ऐसे सबूत आ चुके हैं जिससे वाजे पर कानून का फंदा कसता जा रहा है। आज रिपब्लिक भारत को 27 फरवरी को हुई मनसुख और उसके भाई विनोद की बातचीत का एक्सक्लूसिव टेप मिला, जिसमें दोनों साफ साफ वाजे का नाम ले रहे हैं। आप सो गए क्या हुआ? अब हमें कोई बयान नहीं देना चाहिए, सब कुछ हो चुका है। आपने बयान में क्या लिखा? आपने जिक्र किया कि वाजे स्कॉर्पियो का इस्तेमाल कर रहा था? नहीं, उसका जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सचिन वाजे ने मुझे कहा था कि इसका जिक्र कहीं भी मत करना कि मैं स्कॉर्पियो इस्तेमाल कर रहा था। सुना आपने, मौत से पहले मनसुख अपने भाई से कह रहा था कि वाजे ने कहा है कि स्कॉर्पियो का जिक्र मत करना। मतलब वाजे ने मनसुख को पहले ही बता दिया था कि क्या करना है और क्या नहीं। पूरे केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी एटीएस और एनआईए की टीम हर तार को जोड़ने में लगी है ताकि विस्फोटक केस के असली गुनहगार तक पहुंचा जा सके। मुंबई एटीएस इस केस में गिरफ्तार पूर्व पुलिसकर्मी विनायक शिंदे को पहले उसके घर ले गई और फिर ठाणे के मुंब्रा क्रीक, जहां पर मनसुख का शव मिला था। बहुत सारे आरोप देखिए परिवार वालों ने भी लगाए कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि मनसुख हिरेन ने अपनी जान यहाँ पर दी हो। इस गाड़ी में आप देख पा रहे हैं जो कांस्टेबल हैं विनायक शिंदे, उनको यहाँ से वापस ले जाती हुई सचिन वाजे पर देखिए सारे के सारे आरोप लग रहे हैं और ये कांस्टेबल की बहुत अहम भूमिका इसमें हो सकती है क्योंकि मुलाकात सचिन वाजे से की गई थी। सोमवार को एटीएस की टीम को एक और बड़ी कामयाबी मिली। वाजे तक 14 सिम कार्ड सप्लाई करने वाले आरोपी को धर लिया गया। अब उससे एक सच उगलवाने में लगी है एटीएस। आप देख सकते हैं जो तमाम एटीएस के अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं, एटीएस के डीआईजी अंदर मौजूद हैं, एसीपी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और उसी के साथ साथ वो दो मुख्य आरोपी, 3 आरोपी देखिए एटीएस की ओर से यहां पर बनाए गए हैं। मुख्य आरोपी सचिन वाजे को बनाया गया और उसके बाद जो अन्य 2 आरोपियों की बात करते हैं तो वो सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल और उसी के साथ साथ एक बुकी जिसने तमाम वो सिम कार्ड जो है वो गुजरात से लाकर सचिन वाजे तक पहुंचाए थे। उन सिम कार्ड के नंबर जो है वो एटीएस ने यहाँ पर ट्रैक किए हैं। उसके बाद ये कोशिश की जा रही है कि उन नंबर से सचिन वाजे ने किन किन लोगों से बातचीत की है, कहां कॉल्स जो हैं वो गई, कॉल्स रिसीव की गई, इसको लेकर पूरी जांच होगी। एनआईए की टीम सोमवार को एक बार फिर ठाणे में मनसुख हिरेन के घर पहुंची। कहा जा रहा है कि वाजे ने अब तक पूछताछ में जो राज उगले हैं उसी कड़ी को जोड़ने की कोशिश हो रही है। अब खाकी के खलनायक की पूरी कुंडली खुलने वाली है। सचिन वाजे की शातिराना चाल मनसुख की मौत के बाद और तेज हो गई। वाजे को पता था कि अगर बात आगे बढ़ेगी तो सबसे पहले वो झुलसेगा। ये तस्वीर 5 मार्च की है। देखिए ठाणे के उस पोस्टमार्टम हाउस में कैसे बेखौफ घूम रहा था वाजे। आपको बता दें कि 3 मार्च को विस्फोटक जांच केस में वाजे को हटा दिया गया था। फिर भी सबूत मिटाने के लिए 5 मार्च को वाजे यहाँ थमका। मुंबई पुलिस ने उसे रोकने तक की कोशिश नहीं की। 13 मार्च को गिरफ्तारी से पहले तक वाजे दिन रात एक कर सबूतों की सफाई में जुटा रहा। उसे पता था कि साजिश के तार कितने लंबे हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी परत दर परत राज खुलते चले जाएंगे। सब जानते हैं कि इस केस में वाजे सिर्फ और सिर्फ मोहरा है। कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, जल्द ही असली गुनहगार सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।